नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मोदी 3.0 की शपथ में बस कुछ ही घंटे बचे हैं और सबके मन में सवाल है कि आखिर इस बार मोदी किसे अपनी टीम में जगह देंगे, कौन आउट होगा, कौन रिपीट होगा। इस पर बीजेपी से लेकर सहयोगियों के कैंप में मंथन चल रहा है। बड़ी खबर यह आ रही है कि इस समय प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी मीटिंग चल रही है। मोदी के साथ मीटिंग में अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। बैठक में मंत्रियों की लिस्ट फाइनल की जा रही है। मंत्रियों के नाम पर मोदी की मुहर लग रही है। सहयोगियों को कौन से मंत्रालय देने हैं, इस पर भी चर्चा चल रही है। तो इस बार एनडीए को 293 सीटों के साथ बहुमत मिला है। सहयोगियों की भूमिका कितनी बढ़ेगी, सहयोगियों के तरफ से कितने मंत्री होंगे, कौन से अहम मंत्रालय उनको दिए जा सकते हैं, क्या पोर्टफोलियो होगा, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से कितने मंत्री बनाए जाएंगे, जेडीयू की तरफ से कितने मंत्री बनाए जाएंगे, कौन से मंत्रालय उनको दिए जाएंगे, इन तमाम बातों पर चर्चा चल रही है। और बीजेपी के अपने कोटे से कितने मंत्री होंगे, कितने रिपीट होंगे, किनको हटाया जाएगा, किन नए चेहरों को लाया जाएगा, इन सब पर मंथन चल रहा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले इस मीटिंग के बारे में बताइए। इस मीटिंग में किन बातों पर चर्चा हो रही होगी? नरेंद्र मोदी 3.0 का जो मंत्रिमंडल बनेगा प्राची, उसमें आप समझ लीजिए कि पहली बार पेपर पर वो चीज़ें सारी आ रही हैं। इस बैठक के दरमियान जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बैठक इसी लिहाज से की जा रही है कि मंत्रिमंडल का जो पूरा स्वरूप और पूरी जो उसकी संरचना है उसको अंतिम रूप से फाइनल कर दिया जाए। कल सभी सहयोगी दलों से बातचीत हो चुकी है। सहयोगी दलों से बातचीत करने से पहले बीजेपी ने अलग अलग राज्यों के हिसाब से अपना इक्वेशन देख लिया है और उसके बाद अभी इस पर फाइनल मोहर लगा दिया जाएगा। उसके बाद सहयोगी दलों को भी जो सूचित करना होगा वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा या गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा उसे सूचित कर दिया जाएगा। कोशिश ये की जा रही है और ये मंथन जो किया गया है उसकी पूरी कोशिश यही है कि सहयोगी दलों के साथ अपने इक्वेशन को ठीक तरीके से साधा जा सके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मंत्रिमंडल में दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आपको परफॉर्मेंस का ध्यान रखना है, ऐसे काबिल लोगों को अपने मंत्रिमंडल में जगह देना है जो कि परफॉर्म कर सकें। दूसरी चीज़ कि पॉलिटिकल कंपल्सन जो है उसे भी सेटिस्फाई कर सके, ताकि हर एक सेक्शन को ये लगे कि उनका रिप्रेजेंटेशन इस मंत्रिमंडल में मिल गया है। और उस लिहाज से इसे आप फाइनल कवायद कह सकती हैं। कल सुबह से लोगों को फ़ोन जाना भी शुरू हो जाएगा जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। आमतौर पर जब एक्सपेंशन होता है तो उसमें थोड़ा पहले बताना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो दूर दराज क्षेत्रों के सांसद हैं संभव वो अपने क्षेत्र में रहें और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आने में उनको दिक्कत हो। लेकिन अभी क्योंकि यहीं पर संसदीय दल की बैठक हुई है, सारे सांसदों को दिल्ली में रहने को ऑलरेडी कहा गया है, तो कल सुबह से उन लोगों को इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया जाएगा जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। 7:15 का समय है कल शाम में जब मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। अब देखिए, फाइनल खाका तैयार किया जा रहा है और इस फाइनल खाके के लिए बातचीत हो रही है। अमित शाह मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं। कौन कौन मंत्री होगा, किस कैंप से कितने मंत्री होंगे, इन सब पर अब बातचीत फाइनल कर ली जाएगी। लेकिन जो सहयोगी दल हैं उनमें कैसी हलचल मची हुई है आपको बताते हैं। जेडीयू कैंप में हलचल जबरदस्त है। नीतीश कुमार और लल्लन सिंह की मुलाकात खत्म हो चुकी है। जेडीयू कोटे से लल्लन सिंह मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि जेडीयू कोटे से रामनाथ ठाकुर के भी जो मंत्री बेटे रामनाथ ठाकुर जो हैं वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे। चर्चा नहीं है वो, आप अपना चर्चा कर रहे होंगे। आप अपना कल प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुने कि टीवी पर बहुत ब्रेकिंग न्यूज चलता है। ब्रेकिंग न्यूज से मंत्री नहीं बनता है। तो ये आप ब्रेकिंग न्यूज वाले हैं, बात बोल रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज वाला। ठीक सर, जो कांग्रेस का कहना है कि एनडीए नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है, इस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस को और जब कुछ नहीं मिला, अंगूर नहीं मिले तो अब खट्टे हैं। अभी तो सरकार बना रहे थे, देश का संविधान खतरे में है। और कल देखा आप लोगों ने कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सेंट्रल हॉल आए तो सबसे पहले उन्होंने भारत के संविधान का नमन किया। तो उनको जब अंगूर नहीं मिलता है तो इसी तरह खट्टे अंगूर लगते हैं। सर, बिहार को विशेष अब ब्रेकिंग न्यूज ये बताएं कि ना बताएं देवेंद्र के कौन मंत्री बन रहा है, कौन मंत्री नहीं बन रहा है, लेकिन जिस तरीके से चक्कर लग रहे हैं नेताओं के अपने अपने शीर्ष नेतृत्व के यहां पर, उससे तो अंदाजा कम से कम लगाया जा सकता है। लल्लन सिंह लगातार जा रहे हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत गुस्से में थे और बहुत चिढ़ में थे और समझा जा सकता है कि वो तनाव जो होगा मंत्रिमंडल को लेकर वो स्वाभाविक सी बात है। दूसरी तरफ ये इन बातों को ये कहना कि हाँ ब्रेकिंग न्यूज़ या मीडिया में ऐसा चल रहा है, भाई स्वाभाविक सी बात है कि कल सरकार का गठन होना है, तो ऐसे में देश के एक एक व्यक्ति की दिलचस्पी इसमें रहेगी ना कि कौन मंत्री बन रहा है, कैसे होगी सरकार की संरचना है। तो जब तक
ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। सब कोई अपने सोर्सेज के मार्फत, जब हम लोग सोर्सेज की बात करते हैं तो सोर्सेज कौन होते हैं? इन्हीं पार्टियों के नेता होते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बताते रहते हैं। कई बार उनमें से इन्फॉर्मेशन सही होता है, कई बार गलत भी होता है, लेकिन ये प्रक्रिया तो स्वाभाविक है और इसको आप रोक नहीं सकते तब तक जब तक सही सही इन्फॉर्मेशन सीधे सीधे ना दिया जाए, तब तक कयासबाजी अटकलबाजी चलता रहेगा। दूसरी चीज़ कि जो बातें की जाती हैं वो इस आधार पे की जाती हैं कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें कोई पार्टी क्या कदम उठाएगी, क्या कर सकती है, और ज्यादातर आप देखें तो उन बातों के आधार पर ही मंत्रिमंडल का गठन बनता है। जैसे जेडीयू के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, कास्ट इक्वेशन का तो ध्यान रखना ही होगा। उसी कास्ट इक्वेशन के आधार पर आप देखेंगे किसी जगह मिल रहा है। अब देखिए, कास्ट इक्वेशन का ध्यान तो हर राज्य से रखने की कोशिश की जाएगी। बस 31 घंटे के बाद नरेंद्र मोदी इतिहास रचेंगे। नरेंद्र मोदी कल शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन इस बार मोदी की सरकार का स्ट्रक्चर पहले से अलग होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी 272 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है अपने दम पर। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका अगर किसी राज्य से लगा है तो वो यूपी से लगा है, जहां सबसे ज्यादा उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को थी। यहां पर बीजेपी को 29 सीटों का सीधा सीधा नुकसान होता हुआ नजर आया। यूपी में मिले इस झटके को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मंथन जारी है। इस वक्त लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग कर रहे हैं। योगी की मीटिंग में यूपी सरकार के सभी मंत्री मौजूद हैं। बैठक में उन वजहों की समीक्षा की जा रही है जिसकी वजह से बीजेपी को यूपी में इतना बड़ा नुकसान हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 62 सांसद जीतकर संसद पहुंचे थे। बीजेपी दावा कर रही थी कि इस बार 70 से ज्यादा सांसद यूपी से जीतेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यूपी में बीजेपी दूसरे नंबर पर आई है। बीजेपी के 33 सांसद हैं और उसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीते हैं, जिसमें से ज्यादातर ओबीसी समाज के हैं। बीजेपी के सामने अखिलेश का जातीय समीकरण बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में मोदी 3.0 के अंदर बीजेपी को बेहद सावधानी के साथ यूपी में मंत्री बनाने होंगे। राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी, खटीक, लोधी, किस जाति के कितने मंत्री होंगे, बीजेपी को कास्ट कॉम्बिनेशन का पूरा ध्यान रखना होगा। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि ओबीसी फैक्टर को अगर देखा जाए तो बीजेपी के अपने ओबीसी सांसद बेहद कम हैं, जो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। इस बार बीजेपी से बहुत कम ओबीसी सांसद जीतकर आए हैं। आपको बताते हैं पिछड़ा वर्ग से सांसद जो हैं वो कहां-कहां से जीतकर आए हैं और कितना मार्जिन है। हम बात कर लेते हैं कंवर सिंह तंवर की, जो अमरोहा से जीते हैं और यहां पर जीत का मार्जिन है 28,670 वोट का। छत्रपाल सिंह गंगवार जो कि बरेली से जीतकर आए हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, अगर इनका आप मार्जिन देखेंगे तो 34,804 का मार्जिन है। साक्षी महाराज उन्नाव से जीतकर आए हैं, लोध समाज से आते हैं, 35,818 इनका जीत का मार्जिन है। पंकज चौधरी की अगर आप बात करेंगे तो ये भी कुर्मी चेहरे हैं, महाराजगंज से जीतकर आए हैं और जीत का मार्जिन है 35,451। प्रवीण पटेल कुर्मी फेस है, ये भी ओबीसी में फूलपुर सीट से जीते हैं और इनका जो जीत का मार्जिन है वो बहुत कम है, 4,332 यहां पर इनका जीत का मार्जिन है। अब इन चेहरों में से, ओबीसी चेहरों में से किसका चुनाव किया जाएगा, अब इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब देवेंद्र, इन सांसदों की अगर बात करें, जीत का मार्जिन तो बहुत बड़ा है नहीं, कौन चुना जा सकता है इनमें से? साक्षी महाराज की किस्मत खुल सकती है, कंवर सिंह तंवर की, प्रवीण पटेल की, पंकज चौधरी की। इसमें अगर संभावना के हिसाब से देखें, पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से, पहले के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से, तो इसमें दो नाम बहुत प्रमुख रहेंगे। पहला महाराजगंज के हिसाब से पंकज चौधरी, तो उसमें गोरखपुर मंडल से पंकज चौधरी जो कि कुर्मी नेता हैं और जनाधार वाले नेता हैं, 7वीं बार इस बार जीते हैं वो, तो उस लिहाज से समझा जा सकता है कि जनाधार कैसा रहा होगा। पिछली बार हालांकि इनका मार्जिन बहुत बड़ा था, 3 लाख से ज़्यादा वोट से जीते थे। इस बार मार्जिन कम है, लेकिन इनको जगह मिल सकती है। पिछली बार भी आपने देखा कि वित्त राज्य मंत्री इनको बनाया गया था। दूसरा नाम होगा छत्रपाल सिंह गंगवार, मुझे लगता है, क्योंकि संतोष गंगवार को का टिकट काट कर इनको दिया गया है, तो संभव है कि इस बरेली वाले रीजन में छत्रपाल सिंह गंगवार हालांकि पहली बार जीते हैं, वो एक देखने वाली बात होगी, तो इनको मौका दिया जा सकता है। और तीसरे नाम की अगर बात करें तो कंवर सिंह तंवर भी एक प्रमुख नाम हो सकते हैं। साक्षी महाराज जिस तरह के बयानबाजियाँ वो करते रहते हैं बार बार जीतने के बावजूद, मुझे नहीं लगता कि मंत्रिमंडल के हिसाब से उनके नाम पर विचार किया जाएगा। हालांकि लोध नेता हैं, ग्राउंड पे बहुत कनेक्टेड रहते हैं और बार बार उनका जितना बता रहा है कि जनाधार अच्छा है, लेकिन बयानबाजी को लेकर निश्चित तौर पे सरकार में परहेज जैसी स्थिति रहेगी उनको लेकर।
अच्छा, अगर पंकज चौधरी और छत्रपाल सिंह गंगवार की बात करें, दोनों ही कुर्मी समाज से आते हैं। एक और चेहरा है जो आपके गठबंधन में है, अनुप्रिया पटेल। तो क्या तीन ऐसे फेस हो सकते हैं जो कुर्मियों को रिप्रेजेंट करें कैबिनेट में? और पॉकेट के हिसाब से करना पड़ता है। जैसे अनुप्रिया पटेल तो होगी आपके सहयोगी दल के हिसाब से, लेकिन बीजेपी अपने कुर्मियों को कैसे साधेगी? उसमें भी रीजन, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा रीजन है कि जैसे गोरखपुर मंडल के हिसाब से अगर आप पंकज चौधरी को लें तो फिर बरेली वाले इलाके में भी आपको एक कुर्मी देना होगा। और इस बार कुर्मियों ने दिखाया है कि उनके जो 6% वोट हैं लगभग उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोटर्स, और उन्होंने दिखाया है कि उनका वोटिंग बहुत टैक्टफुली हुआ है। मतलब कई जगह उन्होंने बीजेपी को दिया है तो कई जगह सपा को भी दिया है, और उस लिहाज से बीजेपी ज़रूर इस समीकरण को साधना चाहेगी। अब देखना होगा कि इनमें से कितने लोगों को जगह मिल पाती है। अभी तक इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है इसमें, बस ये है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके आधार पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है। अब पॉलिटिकल समीकरण के हिसाब से कौन कहां पर कितना मजबूत है और क्या मुफीद साबित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसी लिहाज से हम चर्चा कर रहे हैं और एक एक नाम आपको यहां स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि जब हम बात कर रहे हैं किसी भी नेता के बारे में तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। इस बार उम्मीदें थी ओम प्रकाश राजभर साथ में आए हैं तो पूर्वांचल में फायदा होगा, खासकर वो बेल्ट जहां पर राजभर वोट बैंक का अच्छा खासा प्रभाव है वहां पर फायदा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। घोसी से अपने बेटे को ओम प्रकाश राजभर नहीं जिता पाए। वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। समीक्षा की जाएगी इस बैठक? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बैठक हो रही है। बैठक में जो खबर होगी आपको बताएंगे, और जो लक्ष्य हम लोगों का था एनडीए गठबंधन का कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, वो 9 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं। उसमें तो कोई शंका नहीं है। विपक्ष जो बोला था 1-1 लाख एक महीना में कागज लेके खटाखट कार्यालय पर जा रहे हैं, अब बैंक में भेजें टनाटन, नहीं तो दौड़ा ले हैं ये लोग कहे थे ना कि संविधान खतरे में है। आज संविधान माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। अब वो खतरा टल गया। चुनाव के लिए ये लोग जो गुमराहियत पैदा किए हैं, हवा निकल जाएगी, कहीं घबराते हो सब। प्रधानमंत्री जी कल शपथ लेने वाले हैं, एनडीए के नेतृत्व में कितना? तो ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं, विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लिए इस बार के नतीजे बड़े निराशाजनक रहे क्योंकि अपने बेटे को घोसी से अरविंद राजभर को ओम प्रकाश राजभर जिताने में नाकामयाब साबित हुए हैं। और ऐसा ही हाल संजय निषाद का भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगर बात हम दलित समाज की कर लें तो बीजेपी के कितने सांसद जीते हैं वो आपके सामने रखते हैं और फिर उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि कौन सा नाम है जिसकी संभावनाएं हो सकती हैं। ऐसे में सबसे पहला नाम अनूप वाल्मीकि का आ जाता है। हाथरस से 2,47,318 वोट से इन्होंने जीत हासिल की है। कमलेश पासवान जो कि बांसगांव से जीते हैं, जीत का मार्जिन बेहद कम है। अनूप वाल्मीकि जो कि हाथरस से जीते हैं, 2,47,318 का मार्जिन है। भोला सिंह जो कि बुलंदशहर से लगातार तीसरी बार के सांसद हैं, इनका मार्जिन 2,75,134 है। एसपी सिंह बघेल आगरा से जीते हैं, 2,71,294 इनका वोट का मार्जिन है। जयप्रकाश रावत की बात करेंगे तो हरदोई से जीते हैं, इनका जो मार्जिन है वो 27,856 है। इसके अलावा आनंद कुमार की बात करेंगे तो बहराइच से जीते हैं और इनका मार्जिन जो है वो भी इस वक्त आपके सामने है। तो देखिए, दलित समाज से अब किसको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा या दलित समाज से किसको शामिल किया जाएगा, ये देवेंद्र आप इन चेहरों को देखकर बताइए। ये 3 बार के सांसद हैं। एसपी सिंह बघेल स्ट्रांग माने जाते हैं, अपने क्षेत्र में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। किसकी संभावनाएं आप देख रही हैं? इसमें एसपी सिंह बघेल के लगभग कुछ और नाम भी हमने रख दिए, बस वो ऐड कर दें। कमलेश पासवान, विनोद बिंद, अरुण सागर और अशोक रावत। इसमें पहला नाम अगर आप देखें तो एसपी सिंह बघेल, वो एक बहुत मजबूत नाम है। पिछली सरकार में भी आपने देखा कि वो मंत्री थे, इस बार भी बड़े मार्जिन से जीत के आए हैं और बड़ा मार्जिन उनका ये बता रहा है कि किस प्रकार से जनाधार उनके साथ है, ग्राउंड पे वो कनेक्टेड है। वो एक महत्वपूर्ण नाम है, वो लगभग तय माना जा सकता है कि इस मंत्रिमंडल में होगा। बाकी के 2 नाम में अगर आप देखें तो भोला सिंह और अनूप वाल्मीकि में एक ज़बरदस्त टक्कर हो सकती है कि इनमें से किसको दूसरा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। हरदोई और बहराइच वाली सीट से पार्टी ये फैसला करेगी, इसको लेकर मुझे संदेह है। ज़्यादा संभावना भोला सिंह और अनूप वाल्मीकि में से कोई है। अनूप वाल्मीकि पिछली सरकार में, योगी की सरकार में भी राज्य मंत्री रहे हैं, तो उस हिसाब से मिनिस्टर का अनुभव उनको है। संभव है कि उनके नाम पर पार्टी विचार कर ले। भोला सिंह बार बार जीत रहे हैं, उनके नाम पर पार्टी विचार कर ले। तो ये दोनों संभावना ले रह गए। एसपी सिंह बघेल इन नामों में सबसे मजबूत नाम के तौर पर आप कह जा सकते हैं। दूसरा, भदोई पूर्वांचल में अगर आप देखें तो बिंद कम्युनिटी के जो व्यक्ति हैं, संभव है कि इस मंत्रिमंडल में उनको भी जगह दिया जाए, क्योंकि पूर्वांचल में पार्टी की बड़ी समस्या ये दिख रही है कि कास्ट कॉम्बिनेशन को ठीक तरीके से वो संभाल नहीं पाई है और ये पार्टी को बार बार इसका नुकसान हो रहा है।
इस बार के चुनाव का नुकसान तो बहुत बड़ा नुकसान है। पार्टी ज़रूर ये कोशिश करेगी। कमलेश पासवान बार बार वो जीतते रहे हैं, इस बार हालांकि मार्जिन उनका बहुत ही कम है, बावजूद उसके मंत्रिमंडल में उनके नाम पर कभी विचार भी किया गया हो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। पहले भी 2019 की भी बात कर लें, 2014 की बात कर लें, तो उस लिहाज से मैं समझ सकता हूं कि इस बार भी शायद ही उनके नाम पर विचार किया जाए। ठीक है, तो एक एसपी सिंह बघेल, भोला सिंह, अनूप वाल्मीकि और इसके अलावा विनोद कुमार बिंद का नाम हो सकता है जिन पर चर्चा हो सकती है। फिर बार बार कह रहे हैं ये संभावनाएं हैं, और ये संभावनाएं हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हिसाब से आपको बता रहे हैं। हमने चर्चा कर ली ओबीसी फेसेस को लेकर, हमने चर्चा कर ली दलित फेसेस को लेकर, अब आइए ब्राह्मण फेसेस की चर्चा कर लेते हैं। ब्राह्मणों की अगर बात करें तो कौन सा सांसद कहां से जीत कर आया है? देखिए, कुल 9 सांसद बीजेपी के हैं ब्राह्मण फेसेस जो इस बार जीत कर आए हैं। बात अलीगढ़ की करेंगे, सतीश गौतम जो जीते तो हैं, लेकिन उनकी जो ये जीत थी वो इतनी कंफर्टेबल जीत इस बार साबित नहीं हो रही थी। ब्राह्मण फेस है महेश शर्मा, शानदार जीत गौतम बुद्ध नगर से इन्होंने दर्ज की है, ब्राह्मण चेहरा है। जितिन प्रसाद पीलीभीत से जीते हैं, रमेश अवस्थी कानपुर से जीते हैं, अनुराग शर्मा झांसी से इन्होंने जीत दर्ज की है। बुंदेलखंड में इस बार झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा, लेकिन झांसी की सीट अनुराग शर्मा जीतने में कामयाब रह पाए हैं। ब्राह्मणों में से किस किस को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? गोरखपुर की बात करें तो रवि किशन, विजय कुमार दुबे कुशीनगर से जीत कर आए हैं, शशांक मणि त्रिपाठी देवरिया से जीत कर आए हैं। तो सवर्णों में भी ब्राह्मण फेसेस को कैसे आगे रखना है, ब्राह्मणों का कैसे समीकरण साधना है, इन्हीं नामों में से चयन होगा। क्या होगा क्राइटेरिया अब इनका? इसमें 2 नाम बहुत प्रमुखता से समझे जा सकते हैं। जैसे पहले इन नामों को अगर छंटनी वाले अंदाज में देखें तो रवि किशन और विजय कुमार दुबे, विजय दुबे कुशीनगर के हैं, रवि किशन गोरखपुर से, इन दोनों नामों पे की संभावना मुझे नहीं लग रही है। तीसरी नाम सतीश गौतम, तीसरे नाम को अगर देखें तो इनको भी मंत्री बनाने को लेकर मुझे इसकी संभावना नज़र नहीं आ रही है। रमेश अवस्थी बिल्कुल संभावना नज़र नहीं आ रही है, अनुराग शर्मा संभावना नज़र नहीं आ रही है। इन नामों में जो पहला नाम है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा संभावना व्यक्त की जा सकती है वो है जितिन प्रसाद का। अभी राज्य सरकार में मंत्री हैं, पीलीभीत से जीत कर आए हैं, तो जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरे के तौर पे भी वो जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो जितिन प्रसाद एक प्रमुख नाम है। और दूसरे नाम पे अगर विचार करना हो तो देवरिया से जो पहली बार सांसद बनकर आए हैं शशांक मणि त्रिपाठी, उनके अपने प्रोफाइल के हिसाब से कि एम्प्लॉयमेंट के मामले में स्टार्टअप्स को लेकर जो कुछ उन्होंने काम किया है, जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, और वो बैकग्राउंड ऊपर तक इस बात को एक्नॉलेज किया गया है और उसी हिसाब से उनको टिकट भी दिया गया था। तो संभव है कि दूसरे नाम पर अगर विचार करना हो तो शशांक मणि त्रिपाठी का हो।